बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक शेयर कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस ऑफ एम्फीबियंस। नर्वस सिस्टम, जैसा कि हमें पता है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर हाईली मॉडिफाइड नर्वस सिस्टम्स हैं। द नर्वस सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। द ब्रेन ऑफ एडल्ट वर्टिब्रेट डेवलप्स फ्रॉम 3 एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिविजन्स। अब ये हमें बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं शुरू की क्लासेस से लेकर अब तक कि ब्रेन की हमने जो है वो 3 मेन डिविजन्स पढ़ी हुई हैं, दैट इज़ हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। तो इसमें एम्फीबिया के हवाले से भी हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से यही पता चलता है दैट एम्फीबियन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब डिविजन्स। In amphibians, the forebrain contains the olfactory centers and the regions that regulate color change and visceral functions. इसमें सबसे पहले अगर हम फोर ब्रेन देखें, जिसको हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स मेनली जानते हैं, उनका काम बेसिकली क्या होता है कि वो ऑल्फेक्शन को यानी सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करते हैं, ऑल्फैक्टरी सेंटर्स को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कुछ कलर चेंजेस जो क्रोमेटोफोर्स का काम है उसके हवाले से ये चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। एंड विजरल फंक्शंस यानी बॉडी के मेन जो वाइटल फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना फोर ब्रेन की जिम्मेदारी है। The midbrain contains a region called the optic tectum that assimilates sensory information and initiates motor responses. Midbrain का काम बेसिकली जो है वो विजन के हवाले से और मोटर रिस्पॉन्सेस क्रिएट करने के हवाले से होता है कि ऑप्टिक टेक्टम नाम से ज़ाहिर है कि इसमें आइज़ से रेलेवेंट या विजन से रेलेवेंट इसके अंदर जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म की जाती है या उसको कमांड किया जाता है और ये मोटर रिस्पॉन्सेस को फिर जनरेट करता है। The hindbrain functions in motor coordination and in regulating the heart rate and mechanics of respiration. hindbrain का काम भी बेसिकली जो है वो मोटर रिस्पॉन्सेस होते हैं, मोटर एक्शंस जनरेट करना मसल्स के अंदर, और इसके अलावा हार्ट रेट को और रेस्पिरेशन के लेवल्स को मेंटेन करना या उनको रेगुलेट करना होता है। Many amphibians sensory receptors are widely distributed over the skin. Some of these are simply bare nerve endings that respond to heat, cold and pain. इसमें जो एम्फीबिया में देखा जाए पूरी बॉडी के ऊपर पूरी स्किन के अंदर इनके बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं जो कि मेन रिसेप्टर्स का काम करती हैं। किसी भी बाहर से आने वाले स्टिमुलस को वहाँ पे एम्प्लॉय किया जा सकता है और उसको फील किया जा सकता है या वहाँ से सेंसरी इनपुट जो है वो मेन नर्वस सिस्टम को दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ इनके अंदर मखसूस किस्म के भी सेंसरी फंक्शंस हैं जो कि रिलेट करते हैं वर्टिब्रेट सेंसरी ऑर्गन्स के साथ या सेंसरी रिसेप्टर्स के साथ। उनको हम डिटेल से देख लेते हैं। एक सिस्टम जो कि हम पढ़ चुके हैं फ़िश के अंदर भी, दैट इज़ लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम का मतलब क्या था कि फ़िश की बॉडी के लॉन्गिट्यूडनली अगर आप देखें उसके हेड टू टेल मुख्तलिफ छोटे छोटे पिट्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि फॉलो करते हैं नीचे एम्पुला की तरफ। एम्पुला के नीचे जो है वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं। अगर बाहर से कोई भी स्टिमुलस आता है वाटर के थ्रू और इस पिट के अंदर आता है, पिट के अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग्स को टच करता है, तो फ़ौरन वहाँ से स्टिमुलस जो है वो ब्रेन को ट्रांसमिट हो जाता है और अकॉर्डिंगली उसके रिस्पॉन्स दिया जाता है। एम्फीबिया को अगर देखें, एम्फीबिया की बॉडी में भी तकरीबन वो सिस्टम पाया जाता है, दैट इज़ लेटरल लाइन सिस्टम। थोड़ा सा डिफ़र करता है वो फ़िश के लिहाज से। द लेटरल लाइन सिस्टम इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ फाउंड इन फिश एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द एक्वाटिक लार्वी, एक्वाटिक एडल्ट सैलमेंडर्स एंड सम एडल्ट एनोरेंस। बेसिकली लेटरल लाइन सिस्टम फंक्शन करता है एक्वाटिक मीडियम में, पानी में रहते हुए ये ज़्यादा अच्छा फंक्शन करता है। लैंड के ऊपर या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर इसका इतना रोल नहीं होता। तो इसमें जितनी भी कंडीशंस, जितनी भी स्टेजेस एम्फीबिया जो है वो पानी के अंदर गुजारते हैं, वहाँ पे लेटरल लाइन सिस्टम अच्छा काम करता है। लेटरल लाइन ऑर्गन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिंगली और इन स्मॉल ग्रुप्स अलोंग द लेटरल एंड डोर्सोलेटरल सर्फेसेस ऑफ द बॉडी, स्पेशली इन द हेड। यानी इसमें बेसिकली आप देखें, आपको ये लाइन जो है वो ड्रॉ करके दिखाई गई है यहाँ पे कि ये यहाँ पे लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो डॉर्सल सरफेस पे या डॉर्सोलेटरल साइड्स के ऊपर लॉन्गिट्यूडनली हेड टू टेल जो है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सेंसरी पिट्स होती हैं और पिट्स के अंदर जो है वो आगे फिर सेंसरी हेयर्स हैं। सेंसरी हेयर्स एम्पुले में ट्रांसमिट करते हैं और एम्पुले से ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स को यानी सेंसरी न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट कर दी जाती है इन्फॉर्मेशन। तो इसमें तकरीबन पूरी बॉडी इसकी कवर हो जाती है अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। These receptors respond to low frequency vibrations in the water and movement of the water relative to the animal. तो बेसिकली अगर पानी में रहते हुए इसको मुख्तलिफ़ तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी है या रिलेटिव जो मीडियम है उसके अंदर से कोई डिस्टर्बेंस, कोई इस तरह की हलचल अगर उसको फील होती है तो उसको फील करने के लिए, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए वो लेटरल लाइन सिस्टम को यूज़ करता है। ऑन लैंड हाउएवर लेटरल लाइन रिसेप्टर्स आर लेस इंपॉर्टेंट। तो
तो इसमें यह है कि बेसिकली पानी में रहते हुए, चाहे वो लार्वल स्टेजेस में हो चाहे वो एडल्ट फॉर्म में हो, जो पानी में रहने वाली स्टेजेस हैं उनमें लेटरल लाइन सिस्टम या ये जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये अच्छा काम करता है और इसको सेंसरी रिसेप्शन में हेल्प करता है। Next is about the chemoreception. Chemoreception is an important sense for many amphibians. Chemoreceptors are in the nasal epithelium and the lining of the mouth, on the tongue and over the skin. तो इसमें यह है कि क्योंकि स्किन के ऊपर बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी मौजूद हैं और कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड रीजन्स भी हैं जैसे माउथ है या जैसे नेज़ल कैविटी है, इनके अंदर कीमोरिसेप्टर्स ख़ास तौर पे लोकेटेड हैं जो कि केमिकल्स को सेंस कर सकते हैं। पानी के अंदर या लैंड के ऊपर कोई भी केमिकल्स मौजूद हैं वो जब स्किन के अंदर या फिर नेज़ल एपिथेलियम के अंदर या फिर माउथ कैविटी के अंदर जहाँ पे ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो फील करते हैं तो उनको रिस्पॉन्स किया जा सकता है। इसके बाद है ऑल्फैक्शन। इट इज़ यूज्ड इन मेट रिकग्निशन एज वेल एज इन डिटेक्टिंग द नॉक्शियस केमिकल्स एंड इन लोकेटिंग फूड। ऑल्फैक्शन भी एक तरह की कीमोरिसेप्शन ही है। इसमें यह है कि बेसिकली ऑल्फैक्शन को यूज़ किया जाता है जब पार्टनर्स को रिकग्नाइज़ करना होता है, यानी ब्रीडिंग सीज़न में या मेटिंग की सीज़न में अगर मेल और फीमेल को एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करना है तो वो अपने फेरोमोन्स को स्मेल करके या उनको केमिकली सेंस करके वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रेडेटर्स मौजूद हैं या कोई नॉक्शियस केमिकल्स हैं यानी ख़तरनाक या हैज़र्डस केमिकल्स हैं उनको लोकेट करने के लिए ये अपने कीमोरिसेप्टर्स को या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को यूज़ करते हैं। या फिर फूड को एक तरफ तो विजन के थ्रू सेंस करेंगे, विजन उनके अंदर काम करेगी, और सेकेंडली वो ऑल्फैक्शन के थ्रू या केमिकल सेंसेस के थ्रू फूड को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विजन की सेंस। विजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस इन एम्फीबियंस बिकॉज दे आर प्राइमरीली साइट फीडर्स, यानी सबसे बुनियादी इनके अंदर जो सेंस है वो देखने की ही हिस्स है। विजन की सेंस है जिसके ज़रिए से अपनी फूड को लोकेट कर सकते हैं या अपने प्रीडेटर्स को लोकेट कर सकते हैं। सिसिलियंस आर एन ऑब्वियस एक्सेप्शन। सिसिलियंस में क्योंकि उनकी आँख के आगे स्किन्स होती हैं या वो नियरली ब्लाइंड होते हैं उनमें विजन इतना अच्छा काम नहीं करता। अ नंबर ऑफ अडेप्टेशंस अलाउ द आइज़ ऑफ एम्फीबियंस टू फंक्शन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स। अब उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन वर्टिब्रेट्स के अंदर जितनी ज़रूरी जो बुनियादी चीज़ें हैं आँखों के अंदर इनके मौजूद हैं। The eyes of some amphibians, for example anurans and some salamanders, are on the front of the head, providing the binocular vision and a well-developed depth perception necessary for capturing the prey. जिस तरह हमारी आंखें हैं हमारे आगे की तरफ इनका जो है वो लोकेशन है तो ये हमें एक बाइनोकुलर विजन देती हैं, यानी दोनों आंखें एक टाइम पे एक ही चीज़ को फोकस कर रही होती हैं। इसको हम बाइनोकुलर विजन कहते हैं, यानी दोनों आंखों के ज़रिए सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना। तो बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनकी आंखें जो है वो उनके फ्रंट के ऊपर होती हैं हेड के, और वो बाइनोकुलर विजन प्रोवाइड करती हैं और किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह फोकस कर सकती हैं, ख़ास तौर पे किसी शिकार को या किसी फूड आइटम को। अदर एम्फीबियंस विद स्मॉलर लेटरल आइज लाइक सम सैलेमेंडर्स लैक द बाइनोकुलर विजन। कुछ ऐसे एम्फीबियंस भी हैं जिनमें आंखें फ्रंट के ऊपर नहीं होती हैं बल्कि लेटरल साइड के ऊपर होती हैं, हेड की दोनों साइड्स के ऊपर होती हैं, लेटरली प्लेस्ड। तो उसकी वजह से वो एक टाइम पे एक चीज़ को फोकस नहीं कर सकती दोनों, क्योंकि दोनों लेटरल साइड के ऊपर पोजीशनड है, तो उनमें बाइनोकुलर विजन जो है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। द लोअर आई लिड इज़ मूवेबल एंड क्लीन्स एंड प्रोटेक्ट्स द आई। जो नीचे वाली उसकी झिल्ली होती है आँख की उसको वो झपका सकते हैं, उसको आँख के ऊपर लाकर उसकी क्लिनजिंग कर सकते हैं, यानी निचले वाली बेसिकली आई लिड जो है वो मूवेबल होती है और उसके वो प्रोटेक्शन के लिए और उसकी क्लिनजिंग के लिए काम करती है। मच ऑफ इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड इज़ कॉल्ड द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इसी नीचे वाली जो आईलिड है इसके पोर्शन को निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट रीजन होता है और ये क्लिनजिंग का काम करता है। व्हेन आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू द ऑर्बिट ऑफ द स्कल द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज़ ड्रॉन अप ओवर द कॉर्निया। यानी जब आंखें बंद करता है कोई भी एम्फीबियन और उसका जो लेंस है वो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट हो जाता है, यानी उसकी आंख जो है वो ये जो पीछे स्कल के अंदर ऑर्बिट है जो एक खोखली सी जगह है या खाली सुराख है उसके अंदर अगर रिट्रैक्ट कर ली जाती है आँख तो उसके बाहर एक झिल्ली यानी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन उसको कवर कर लेती है उसके प्रोटेक्शन के लिए। टुगेदर आईलिड्स एंड ग्लैंड्स कीप द आई फ्री ऑफ डस्ट एंड अदर डेब्रिस। इसमें दो चीज़ें मिलकर काम करती हैं, एक तो आईलिड ही है जो कि ऊपर आ जाती है गुलाफ की तरह से या एनवेलप कर लेती हैं, और दूसरे कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस के थ्रू इनको डस्ट और दूसरे डेब्रिस से क्लीन करके रखते हैं। The lens is large and nearly round. It is set back from the cornea and a fold of epithelium called the iris surrounds it. यानी इसमें हम देखें अगर लेंस का साइज़ बड़ा है और इसके अलावा इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों ने ऊपर से कवर भी किया हुआ है। इसमें बेसिकली हम देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर है जिसको हम आइरिस कहते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसने लेंस के ऊपर तकरीबन उसके आधे हिस्से को रीजन को कवर किया हुआ है। तो बेसिकली आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके लेंस को या इसकी जो
आगे प्यूपिल है इसको ज़्यादा या कम कर सकती है, यानी प्यूपिल यानी पुतली को सुकेड़ और फैलाया जा सकता है इस आइरिस की मदद से। आइरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ज़्यादा फैल सकता है प्यूपिल का रीजन, और अगर वो रिलैक्स करेगी तो यहाँ पे इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है या ये सुकड़ सकती है पुतली। द आइरिस कैन डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट द एंड कंट्रोल द साइज़ ऑफ द प्यूपिल, यानी बेसिकली ये जो आइरिस है, ये जो ऊपर और नीचे लेंस के मौजूद है स्ट्रक्चर आइरिस के नाम से, इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से दरमियान में जो रीजन है जिसको हम प्यूपिल कह रहे हैं उसके साइज़ के बढ़ने और उसके कम करने को कंट्रोल किया जा सकता है। अब दूसरी बात आ जाती है, ये तो आई का स्ट्रक्चर था एक, उसमें फोकसिंग का मैकेनिज्म आ जाता है। फोकसिंग और अकोमोडेशन इन्वॉल्व्स द बेंडिंग और रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रे टू द फोकल पॉइंट ऑन द रेटिना। अब उसमें यह है कि कोई भी लाइट रेज जो कि आती हैं आँख के बाहर, वो यहाँ पे आकर स्ट्राइक करती हैं और उनकी रिफ्रैक्शन होती है और उन्होंने अल्टीमेटली रेटिना तक पहुँचना होता है। रेटिना के अंदर रॉड्स और कोन्स मौजूद हैं, सेल्स, जो कि फिर उसके बाद फोकसिंग और अकोमोडेशन करेंगे। Light waves moving from the air across the cornea are refracted because of the change in density between the two media। ज़ाहिरी बात है कि आगे जो एयर का मीडियम है वहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, वो कुछ और डेंसिटी को फेस कर रही है, जबकि आँख के अंदर क्योंकि लिक्विड मीडियम मौजूद है, चैम्बर्स हैं लिक्विड के, तो उनको मुख्तलिफ डेंसिटी का सामना करना पड़ता है, उनकी रिफ्रैक्शन हो जाती है। यहाँ पे पहले चैम्बर में रिफ्रैक्शन होगी, फिर लेंस के बाद मज़ीद आगे जाकर जब वो विट्रियस चैम्बर में आएगा और रेटिना तक पहुँचते पहुँचते उसकी मज़ीद रिफ्रैक्शन होगी। इस तरह से अकोमोडेशन को जो है वो पॉसिबल बनाया जाएगा। The lens provides further refraction. Like the eyes of most tetrapods, the amphibian eye focuses on distant objects when the eye is at rest। यानी जितना ज़्यादा ये सुकून की हालत में होगी इसकी बॉडी, उतना ही अच्छा फोकसिंग कर सकता है एक एम्फीबियन। टू फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट्स द प्रोट्रैक्टर लेंटिस मसल्स मस्ट मूव द लेंस फॉरवर्ड। इसी आइरिस के साथ अगर हम देखें, यहाँ जहाँ पे आइरिस है उसके साथ कुछ मसल्स दिखाए गए हैं, छोटी छोटी लाइनिंग्स आपको दिखाई गई हैं, दैट आर कॉल्ड प्रोट्रैक्टर लेंटिस मसल्स। ये प्रोट्रैक्टर लेंटिस मसल्स जो हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से लेंस का साइज़ जो है वो आगे की तरफ या पीछे की तरफ जो है वो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आइरिस पीछे की तरफ जाएगी, लेंस जो है वो लिटरली मूव करके आगे की तरफ आ सकता है और फोकस कर सकता है किसी भी करीब वाले ऑब्जेक्ट को। अगर ये रिलैक्स करेंगे तो लेंस पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है। बिकॉज कोन्स आर एसोसिएटेड विद कलर विजन इन सम अदर वर्टिब्रेट्स। अब इसमें एक बात ये बताई गई है, रिसेप्टर्स दैट आर रॉड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना। इनके अंदर अगर बैक साइड पे रेटिना में देखा जाए तो इनके अंदर मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं। परसेप्शन के हवाले से लाइट की, उनको हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं, और इनके अपने अपने डिफरेंट काम जो है वो मौजूद है। रॉड जो है वो मुख्तलिफ तरह की वेव लेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं, जबकि कोन्स का काम है कलर विजन करना या कलर्स में डिस्टिंक्शन करना। अब कोन्स की मौजूदगी कुछ बताती है यहाँ पे। कोन्स आर एसोसिएटेड विद कलर विजन इन सम अदर वर्टिब्रेट्स। देयर अकरेंस सजेस्ट दैट एम्फीबियंस कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सम वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। यानी कोन्स की मौजूदगी जाहिर करती है कि ये कलर्स के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या कलर्स को अलग अलग पहचान सकते हैं, और मुख्तलिफ तरह की वेवलेंथ की लाइट जो है वो अलग तरह से परसीव कर सकते हैं। द एक्सटेंट टू विच कलर विजन इज़ डेवलप्ड इज़ अननोन। यानी बहुत ज़्यादा गहराई में हम इसको अभी डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि कोन्स किस हद तक काम करती हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी सिर्फ ये साबित करती है कि वो कलर विजन या मुख्तलिफ तरह के कलर्स में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। द न्यूरोनल इंटरकनेक्शन इन द रेटिना आर कॉम्प्लेक्स एंड अलाउ एन एम्फीबियन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लाइंग इंसेक्ट प्रे, शैडोज दैट मे वार्न द अप्रोचिंग प्रीडेटर, एंड बैकग्राउंड मूवमेंट्स सच एज द ब्लेड्स ऑफ ग्रास मूविंग विद द विंड। यानी इनकी आइज़ की परसेप्शन या इनका सेंसरी विजन इतना शार्प है कि ये मुख्तलिफ जो अपने प्रेज़ हैं, जैसे उड़ता हुआ एक इंसेक्ट है उसको लोकेट कर सकते हैं, या फिर किसी आने वाले प्रीडेटर के साए को ये फील कर सकते हैं कि उसमें कुछ चलता हुआ उनको महसूस हो सकता है और उससे वो अलर्ट हो सकते हैं, या फिर उन जिस घास में वो मौजूद हैं अगर उसके ब्लेड्स, उसके पत्ते मूव करते हैं तो उनकी भी हरकत का इनको फ़ौरन पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंसरी स्ट्रक्चर है दैट इज़ ईयर। ऑडिटरी सिस्टम। द ऑडिटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियन इज़ क्लियरली एन एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन ऑफ लाइफ ऑन लैंड। इसमें बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। ना सिर्फ ऑडिटरी सिस्टम आवाज़ों को महसूस करता है, मुख्तलिफ तरह की वाइब्रेशंस को फील करता है, बल्कि बॉडी का जो पोस्चर है, बॉडी का जो बैलेंस है, उसको भी ईयर्स के थ्रू जो है वो मेंटेन किया जाता है। It transmits both substrate borne vibrations
एंड इन एनुरेंस एयरबोर्न वाइब्रेशंस, यानी मुख्तलिफ़ तरह की जो साउंड की वाइब्रेशंस हैं, साउंड की जो वेव्स हैं, उनको परसीव करना जो है वो इसी ईयर के ज़िम्मे है। दो तरह की वाइब्रेशंस को एम्फीबिया फील कर सकते हैं। एक होती है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब क्या है, जैसे हम अपने कानों से सुनते हैं, कोई भी जो एयर वेव्स हैं वो हमारे कानों में एक्सटर्नल ईयर के थ्रू एंटर होती हैं। एंटर होने के बाद ये मिडल ईयर में और मिडल ईयर के बाद इनर ईयर में ये ट्रांसमिट की जाती हैं। वहाँ पे इनको जो है वो नर्व एंडिंग्स के हवाले किया जाता है और नर्व एंडिंग्स उनको लेकर ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज किया जाता है। इसको हम कहते हैं एयरबॉर्न वाइब्रेशंस। दूसरी किस्म की वाइब्रेशंस होती हैं जो कि सबस्ट्रेट बॉर्न होती हैं। सबस्ट्रेटम का मतलब क्या है, वो एनवायरनमेंट, वो हैबिटेट या वो जो एरिया है जहाँ पे वो मौजूद है। सबस्ट्रेटम जिस चीज़ के ऊपर वो एनिमल जो है वो लोकेट कर रहा है, तो वो कोई पानी का मीडियम भी हो सकता है, वो लीफ लिटर्स भी हो सकते हैं, वो लैंड भी हो सकती है। किसी भी सबस्ट्रेटम में जहाँ पे वो मौजूद है, उनमें से अगर कोई हरकत होती है, कोई पत्ते हिलते हैं, कोई एनिमल करीब से चल के आ रहा होता है, उसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, तो उन वाइब्रेशंस को भी फील किया जा सकता है। तो उन वाइब्रेशंस को हम सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस का नाम देते हैं। The ear of endurance consists of tympanic membrane, middle ear and inner ear. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली कहा जाता है एक्सटर्नल ईयर को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं, जैसे हमारे भी कान के अंदर कैविटी में सबसे पहले हम उसके पर्दे को या एक्सटर्नल ईयर को फेस करते हैं, उसको हम टिम्पैनम का नाम देते हैं। तो टिम्पैनम मौजूद है, मिडल ईयर मौजूद है और इनर ईयर मौजूद है एम्फीबिया के अंदर, जैसे हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। The tympanic membrane is a piece of integument stretched over the cartilaginous ring that receives the airborne vibrations and transmits them to the middle ear, which is the chamber beneath the tympanic membrane. यानी इनके अंदर अगर आप एक्सटर्नल ईयर को देखें या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखें, वो एक बारीक सी झिल्ली है, दैट इज़ कार्टिलेजिनस। रिंग के ऊपर वो चढ़ी हुई झिल्ली है या मेम्ब्रेन है, उसको हम सिंपली एक्सटर्नल ईयर या टिम्पैनम का नाम दे रहे हैं। काम इसका क्या है कि जो एयर के थ्रू वाइब्रेशंस आ रही हैं उनको ये रिसीव करता है और अपने अंदर से गुजार कर ये मिडल ईयर के हवाले कर देता है। तो सबसे पहले जो स्ट्राइक करती हैं या आकर टकराती हैं साउंड की वेव्स, वो टिम्पैनम से या उस मेम्ब्रेन से आकर टकराती हैं और उसके थ्रू ट्रांसमिट होकर मिडल ईयर के पास आ जाती हैं। Abutting the tympanic membrane is a middle ear ossicle that is bone called the stapes और कॉलीमेला। जैसे ही टिम्पैनम से आगे साउंड वेव्स आती हैं, मिडल ईयर को स्ट्राइक करती हैं। मिडल ईयर को अगर आप देखें, बेसिकली इसमें एक बड़ी सी बोन दिखाई गई है जिसको हम कॉलीमेला या स्टेप्स बोन का नाम दे रहे हैं, which transmits vibration of the tympanic membrane into the inner ear. इसका काम बेसिकली क्या होता है कि ये एक्सटर्नल ईयर को इनर ईयर के इंटरनल ईयर के साथ जो है वो कनेक्ट कर देती है, यानी साउंड वेव्स को एक्सटर्नल ईयर से रिसीव करती हैं और इनर ईयर के हवाले कर देती है। अब उसके बाद आ जाती हैं दो तरह की जो हमने वाइब्रेशंस पढ़ी हैं, उनमें डिस्टिंक्शन कैसे होती है। हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 1000 to 500 हर्ट्ज़ 5000 हर्ट्ज़ एयरबॉर्न वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द इनर ईयर थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें कैटेगराइज कर दिया गया है कि जो एम्फीबियंस हैं उनमें एयरबॉर्न वाइब्रेशन जिनकी पावर 1000 हर्ट्ज़ से लेकर 5000 हर्ट्ज़ तक हो सकती है, वो एनिमल रिसीव करता है अपने एक्सटर्नल ईयर के थ्रू, मिडल ईयर से और फिर इनर ईयर के हवाले करता है। इनको हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स कहते हैं, जिनकी जो वैल्यू है वो 1000 हर्ट्ज़ से लेकर 5000 हर्ट्ज़ तक हो सकती है। उनका रास्ता यही है कि वो एक्सटर्नल ईयर से मिडल ईयर और फिर इनर ईयर की तरफ ट्रांसमिट किए जाते हैं। Low frequency that is 100 to 1000 Hz substratum bound vibrations are transmitted through the front appendages and the pectoral girdle to the inner ear through the second ossicle called the operculum. इसमें यह है कि हमारे पास दूसरी किस्म की वाइब्रेशन जो कि सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस होती हैं, वो एनिमल के नीचे से आती हैं, यानी उसके 4 लेग्स यानी आगे वाले पाँव उसको फील करते हैं। पाँव से वो पेक्टोरल गर्डल में आती हैं। पेक्टोरल गर्डल के ऊपर एक स्कल के अंदर बोन मौजूद है जिसको हम अपर्क्यूलम कह रहे हैं। अपर्क्यूलम से डायरेक्टली वो उसके इनर ईयर की तरफ ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो उनकी वैल्यू बेसिकली 100 to 1000 हर्ट्ज़ है, जो कि सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं। उनका रास्ता है जो पेक्टोरल गर्डल के थ्रू, अपर्क्यूलम के थ्रू, इनर ईयर की तरफ। ठीक है, तो इनको हम दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हमने। एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं जो कि आ रही हैं एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर के अंदर, जबकि दूसरी हैं सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस, लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो कि सबस्ट्रेटम से 4 लिम्स में, फिर पेक्टोरल गर्डल में, उसके बाद अपर्क्यूलम एंड देन इनर ईयर। तो ये रास्ता बेसिकली है उसकी साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने का। अब इन एम्फीबियंस के अंदर एक सिस्टम मौजूद है जिसके थ्रू ये अपने आइदर दिस सिस्टम को यानी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को फील करने के सिस्टम को, या
अपरक्यूलम के थ्रू जिस सिस्टम को फील किया जा रहा है उसको ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं, यानी इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि जिस टाइम पे वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को फील करना चाहते हैं वो इस सिस्टम को स्विच ऑन कर लेते हैं और दूसरे को स्विच ऑफ कर लेते हैं। और अगर सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी है तो इस सिस्टम को ऑन कर लिया जाता है एंड दैट इज़ लॉक्ड। जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स वाला है उसको लॉक कर लिया जाता है। मसल्स अटैच टू द अपरक्यूलम एंड स्टेप्स कैन लॉक आइदर और बोथ ऑफ दीज ऑसिकल्स अलाउइंग एन एन्यूरन टू स्क्रीन आउट आइदर हाई और लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स। यानी इसके बेसिकली अपरक्यूलम के पास जो मसल्स हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी जो स्टेप्स है वो कंट्रोल कर सकती है। उसके साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं वो आइदर इन सिस्टम्स को लॉक कर सकते हैं, चाहे एक को, चाहे दूसरे को, चाहे दोनों को एक टाइम पे उसको लॉक किया जा सकता है। दिस मैकेनिज्म इज़ एडेप्टिव बिकॉज एन्यूरन्स यूज़ लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। क्योंकि इनको एक टाइम पे दोनों तरह की वाइब्रेशंस को फील करने की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेटिंग कॉल्स आर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स दैट आर ऑफ प्राइमरी इम्पॉर्टेंस फॉर ओनली पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज़ ब्रीडिंग सीजन। यानी इनको अमूमन जो है वो ज़्यादातर लाइफ पीरियड में इसको सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशंस जो है उसको इंपॉर्टेंस देना होती है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं वहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई जो है वो सरसराहट या जिसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं वो पैदा होती रहती हैं, उनको फील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं उनको सिर्फ उस वक्त में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब ये मेटिंग सीज़न में या ब्रीडिंग सीज़न में आते हैं, जब ये बहुत दूर दूर से एक दूसरे को कॉल्स देते हैं, वोकल कॉर्ड्स को यूज़ करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि मेटिंग पार्टनर्स एक दूसरे के करीब आ सकें। तो अमूमन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स या ये जो स्टेप्स के थ्रू आने वाली वेव्स हैं ये तब ज़रूरत पड़ती हैं जब ब्रीडिंग सीज़न आता है या जब मेटिंग सीज़न आता है। उस दौरान में इस सिस्टम को स्विच ऑन कर लिया जाता है, अदरवाइज़ दूसरे सीज़न में क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती इस साइड को ये लॉक कर लेते हैं। एट अदर टाइम्स लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स में वॉर्न द अप्रोचिंग प्रीडेटर्स। दूसरे सीजन्स में या अमूमन तकरीबन हर वक्त में इनको जो ज़रूरत पड़ती है वो इनके लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स जो साउंड सिस्टम है उसको स्विच ऑन करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमेशा प्रीडेटर्स का ख़तरा या हमेशा अपने आप को डिफेंड करने के लिए इनको वाइब्रेशंस वो वाली फील करनी है जो कि सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद हैं। सैलेमेंडर्स लैक अ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मिडल ईयर। अब सैलेमेंडर्स क्योंकि सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है एम्फीबियन का, उनके अंदर ईयर की इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं है। ये हम ईयर देख रहे हैं एनूरेंस का जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्डर है हमारे पास एम्फीबियंस के हवाले से। तो सैलेमेंडर्स इसके मुकाबले में काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। उनके अंदर ना तो एक्सटर्नल ईयर है और ना ही मिडल ईयर पाया जाता है, उनके अंदर सिर्फ ये इनर ईयर मौजूद है। They live in streams, ponds, caves and beneath the leaf litter. They have no mating calls and the only sounds they hear are probably low frequencies vibrations transmitted through the substratum and the skull of the stapes and to the inner ear. यानी इसमें बेसिकली जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे ज़रूरत सिर्फ ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को ट्रांसमिट करने की है, इसलिए उस रास्ते का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स ना तो क्रिएट करते हैं ना ही उनको सेंस करने की ज़रूरत है। तो उनके अंदर ना तो एक्सटर्नल ईयर यानी टेम्पेनम है, ना ही मिडल ईयर मौजूद है। उनके अंदर काम सारा इनर ईयर का है और वहाँ पे ये अपरक्यूलम के थ्रू या अगर स्टेप्स मौजूद भी है तो उसमें इनर ईयर के अंदर जो है उसकी वेव्स को ट्रांसमिट कर दिया जाता है और वहाँ से ये कमांड कर सकते हैं। इसी ईयर के हवाले से हम देखते हैं, जैसे शुरू में मैंने जिक्र किया था कि ना सिर्फ ईयर्स जो हैं वो हमारे पास हेयरिंग के सेंस के लिए हैं, बल्कि बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, उसको भी मेंटेन करने के लिए ईयर्स ही काम करते हैं। इनर ईयर के अंदर अगर आपने देखा हो तो हमें यहाँ पे इनर ईयर के अंदर कुछ ओवल सा स्ट्रक्चर या हमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर बेसिकली जो है वो पोस्चर को मेंटेन करने के लिए या बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स बेसिकली बॉडी के बैलेंस को या बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती हैं। द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस इज सिमिलर टू फिशेस। The inner ear of amphibians has semicircular canals that help detect rotational movements and other sensory patches that respond to the gravity and detect linear acceleration and deceleration. इसमें हम आगे जाके दूसरे पेपर में पढ़ेंगे कि बेसिकली अगर इनर ईयर के अंदर जो हमने पढ़ी हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, उनके अंदर अगर आप देखें तो आपको जेल लाइक मीडियम और कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स मिलेंगे जिनको हम ऑटोलेट्स कहते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मूवमेंट की वजह से जब ये
इस कंडीशन में हैं, रेस्ट की कंडीशन में, तो बॉडी का जो है वो पोस्चर किसी और तरह से मेंटेन है। जैसे ही ये थोड़े से रिफ्रैक्ट करते हैं, यानी इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है, ये ड्रैग करके नीचे की तरफ आने लगते हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो इनकी पोजीशन तब्दील होने की वजह से ऑटोमेटिकली बॉडी की पोजीशन जो है वो तब्दील होने लग जाती है। तो बेसिकली सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर ये वाले जो मीडियम्स मौजूद हैं ऑटोलिथ्स के नाम से, या ये जो हमारे पास एक जेल लाइक सब्सटेंसेस हैं, इनकी वजह से इनकी पोजीशनिंग की जो चेंजिंग है उसकी वजह से बैलेंस को या पोस्चर को मेंटेन किया जाता है।